नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं मातो रोड खैरतल पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह लिखा हुआ इंजीनियर्स पॉइंट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह इंजीनियर्स पॉइंट के नए सीबीएसई स्कूल का नया भवन है और आज हम आपको इसका पूरा वर्चुअल टूर देंगे। आपको दिखाएंगे कि एक सीबीएसई स्कूल में आपके बच्चे नौनिहाल बच्चे के लिए आपको जो फैसिलिटी चाहिए होती है वो पूरी है या नहीं। मेरे साथ संस्था के निदेशक आजाद सर, स्वागत है आपका। और आजाद सर आपको मेरे साथ आज पूरी स्कूल की इनकी जो जर्नी रही है वो पूरी बताएंगे। आपको हम शुरुआत करना चाहेंगे सर, ये अपना भी कौन सी जगह पर खड़े हैं और ये कौन सा रोड है? ये मातो रोड है, इधर खैरतल है। खैरतल 1.5 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। और ये मातो रोड है जिसको जयपुर रोड भी बोलते हैं, ततारपुर चौराहा रोड भी बोलते हैं। और आज आपको हम इंजीनियर पॉइंट का जो नई बिल्डिंग है, सीबीएसई कैंपस है, ये दिखाते हैं। आज इसका टूर कराते हैं। और ये सामने आपको ये व्हीकल दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा छोटा सा लश्कर है जहाँ पूरी बसें व्यवस्थित रूप से खड़ी रहती हैं और 25 से 30 किलोमीटर दूर तक गाँव से बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए लाते हैं। और बहुत सारे बच्चों के एक सपने होते हैं कि हाँ, हम इंजीनियर पॉइंट में पढ़े और हम उनको आगे पढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए साधन भी बहुत है। और ये एक प्रकृति की गोद में बनाया हुआ एक बढ़िया नए डिजाइन में स्कूल तैयार किया है, जिसकी लगभग आप ये मानते हुए चलो कि 15 साल पहले एक छोटी सी कल्पना की थी। जी सर, ऐसे और उस कल्पना में ऐसे ही आप जैसे लोगों से किसी से चर्चा हुई थी कि ऐसे हमें एक स्कूल बनाना है तो इस पहाड़ी की गोद में बनाएंगे। वो बहुत पहले की बात है। तो सिर्फ एक सपना था कि इस जगह बनाएंगे, क्योंकि मेरा गांव भी यहाँ 5 किलोमीटर आगे है, माथौर गांव। तो हम पढ़ने भी आते थे खैरतल, तो ये जगह बहुत ही प्यारी लगती थी। और आज उसी जगह पे एक बढ़िया सा कैंपस तैयार हो गया है, जिसमें आप और हम अभी अंदर चल के एक वर्चुअल टूर करते हैं। ये फ्रंट हमारा जो मेन गेट है, आप देख सकते हैं सर। जो मेन गेट पर जब सुबह की एंट्री होती है वो किस तरीके से होती है, क्या शुरुआत की जो एक्टिविटी होती है वो कैसे होती है, थोड़ा उसके बारे में आप यहाँ से हमें बताते हुए चले। सबसे पहले तो जैसे ही हम स्कूल एंट्री करते हैं जी, जब भी आते हैं तो गार्ड साहब मिलते हैं। और गार्ड साहब हमेशा जैसे देखते हैं तो मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। और जब ये सैल्यूट मारते हैं बच्चों को, आप जैसे अतिथियों को, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक सम्मान है। और जैसी एंट्री करते दोनों साइड में एक शानदार ग्रीनरी आपको दिखाई देगी। बिल्डिंग के दोनों तरफ दीवार है, पाम के पेड़ है और एक बहुत बेहतरीन लश ग्रीन आपको ये घास मिलेगी। बिल्कुल। और पता नहीं कोई कोरिया नाम से घास है, बड़ी अच्छी लगती है। बिल्कुल। और क्योंकि पीछे पहाड़ी है तो और सुंदर नजारा हो। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा सर, मेरी नजर ये पायल गर्ग के ऊपर चली गई है। ओके। और क्योंकि हाल ही में नीट का भी एग्जाम हुआ था, कल ही एनटीए ने आंसर की जारी की है, क्योंकि ये 2025 की हमारी स्टूडेंट है, 12th वाली। इसका हमने इस लास्ट इंटरव्यू भी किया था। सर, पायल गर्ग की थोड़ी स्टोरी शॉर्ट में जो आप बताना चाहें, प्लीज आप इधर आए। नहीं, बहुत एक्चुअल में ये बहुत प्यारी सी बच्ची है। और ये हमारे फर्स्ट क्लास से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था अपनी पढ़ाई को। और पढ़ाई करते करते इन्होंने ये देख लो कि अखबार में पढ़ना, सुबह मॉर्निंग टाइम में अखबार में खूब पढ़ती थी ये। और सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फिर असेंबली में भी बोलती थी। तो बहुत अच्छा लगता था। हमें नहीं पता कि इन्होंने मन में क्या संजोए बैठी है और क्या प्लान है इसके, लेकिन धीरे धीरे पता लगा जब ये और अच्छे नंबर लेते आई तो इन्होंने फाउंडेशन ज्वाइन किया। और उसके बाद धीरे धीरे करके इन्होंने 10वीं भी अच्छी परसेंट उठाई, शायद 96-97 के आसपास है। और उसके बाद 12वीं में भी खूब बढ़िया परसेंटेज, लगभग जितनी 10वीं में थी उतनी ही 12वीं में परसेंटेज निकाली। और 12वीं के साथ साथ आज ये RNT उदयपुर नीट क्लियर करके पहुंची। बहुत ही शानदार। आप देख सकते हैं कि ये 2025 का जो लेटेस्ट पिछले साल का जो रिजल्ट आया था, उसमें ये भी RNT उदयपुर से अपनी मेडिकल की जो आगे की जो पढ़ाई है MBBS की, वो कर रही है। सर बिल्कुल, हम आगे चलते हैं, इसके साथ साथ हम बात करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट की जो श्रृंखला है, ये आप
हम चलते जाएंगे, जब हमारा कैंपस टूर पूरा हो जाएगा, लेकिन ये जो रिजल्ट्स की श्रृंखला के जो होर्डिंग्स हैं ये आपको खत्म नहीं होंगे। और ये बहुत पुराने रिजल्ट्स नहीं है, ये आपको पिछले 1-2 सालों 2-3 साल के रिजल्ट्स ही मिलेंगे। आप देख सकते हैं IIT गुवाहाटी हर बच्चे की कोई न कोई स्टोरी है। हाँ। ये बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ के किशनगढ़ आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ते पढ़ते किशनगढ़ में, और 11वीं में बोला सर मुझे इंग्लिश मीडियम कराना है, जी। तो 11वीं और 12वीं इंग्लिश मीडियम और 12वीं के साथ साथ IIT निकाल गया। ऐसे बच्चे बहुत ही होनहार होते हैं, और थोड़ा सा इनको हेल्प चाहिए होती है, उसके बाद ये खुद ही निकाल लेते हैं। और बच्चे की मेहनत और स्टाफ की मेहनत आज बिल्कुल। शानदार IIT गुवाहाटी बच्चा पहुंच ये आप देख सकते हैं कि एक तो ये आने का रोड है सर जी, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में हाँ। आप देखेंगे तो वो जाने का है। जी। तो बिल्कुल वेल मेंटेन चीजें हैं, बीच में आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीनरी वेल सेटल तरीके से। आप उसके बाद में आ जाएंगे, ये संध्या है ये संध्या बिटिया है, ये तिजारा के पास शाहबाद गांव है, जी। और वहां से आई है। और उसके बाद जो इन्होंने तैयारी की है वो बड़ी लाजवाब है, बिल्कुल। और बहुत ही बढ़िया 10वीं और 12वीं के साथ साथ अच्छा ये स्कोर इधर निकाला। सुषमा का भी नीट का 2025 का ही रिजल्ट है, ये लेटेस्ट रिजल्ट हम बात करेंगे हाँ, हाँ। पिछले साल का ही, क्योंकि इस बच्चे की विशेषता ये है कि ये बच्ची हमारे पास जब आई है 2 साल 3 साल इन्होंने जो भी पढ़ाई की है, उसमें इसकी एक विशेषता ये है कि बहुत एक्यूरेसी रहती थी इसके रिजल्ट में, बहुत ही एक्यूरेसी। जी जो बिल्कुल। लिख दिया सर कितने सवाल पूछते हम टीचर लोग, कितने सवाल करके आई, बोल सर इतने करे, गलत कितने, बोल सर गलत एक भी नहीं है। हाँ, ये इसकी बिल्कुल, खासियत है। और हमें ध्यान है बिल्कुल। ये आप आ जाएंगे IIT JEE के रिजल्ट्स की, अब अगर हम बात करें तो ये आप 2025 का रिजल्ट है IIT रोपड़ से, ये जो राहुल है, ये राहुल भी उसी बच्ची का संध्या का भाई है, और 12वीं के साथ साथ IIT रोपड़ पहुंच गए। मतलब बिल्कुल। एकदम गांव से निकले और आए, 2 साल पढ़ाई की और उसके बाद IIT निकाल दी। बहुत अच्छा लगता है। जो पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि कोटा सीकर जयपुर बाहर जाने जैसे ही रिजल्ट्स मिलते हैं, उनके लिए जो बच्चे हैं ये काफी सही, क्योंकि इन्होंने कक्षा 12वीं के साथ में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि अधिकतम बच्चे, जैसे ये भी IIT रोपड़ गए आदित्य गोठवाल, ये भी विद 12th है, ये भी विद 12th है, और 12वीं के साथ साथ बच्चे ने बहुत ही शानदार मुंडावर क्षेत्र से बच्चे ने हासिल किया है। और हर गांव से कोई न कोई ढाणियों से बच्चा निकल के आता ही है, और बड़ा मजा आता है जब इनके रिजल्ट देखते हैं हम। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये भी आप देख सकते हैं, ये हमारा 2024 का रिजल्ट है IIT रोपड़, हाँ। ये यश कुमार, ये भी विद 12th है। विद 12th है। यहाँ बच्चा 12वीं के साथ ही IIT और नीट निकाल देता है, ना कहीं सीकर जाने का, ना कहीं कोटा जाने का, कोई झंझट नहीं है, केवल आओ और थोड़ी सी मेहनत करके और बच्चा निकाल जाता है। बिल्कुल। और ये ऐसे भी ही ये देख सकते बच्चा हैं अतुल है, NIT, ये भी मुंडावर से है, और ये NIT कॉलेज 12वीं के साथ साथ ही पहुंच गए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सर। हम बात करें IIT और नीट के रिजल्ट की, क्योंकि पिछले 3-4-5 साल से अपने IIT नीट शुरू किया है, उससे बाद में अभी तक आपके यहाँ की जो सिलेक्शन रेशियो होता है, क्योंकि आप भीड़ में जब जो लोग जाते हैं तो वहाँ पर हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स होते हैं, उनका सिलेक्शन रेशियो भी नहीं पता होता। अपने यहाँ का सिलेक्शन दर क्या है? देखो लगभग जैसे कभी 30 बच्चे एग्जाम देते हैं तो 3 से 4 बच्चा IIT सेलेक्ट हो जाता है 12वीं जी। के साथ साथ। जी ऐसे ही नीट में भी हो जाता है, कभी 40 बच्चा देता है तो वही 4-5 बच्चे निकल जाते हैं। तो एक लगभग मान के चलते हैं कि 10 बच्चा, और एक्चुअल में वो बच्चा केवल 11वीं 12वीं करने आता है हमारे पास, बिल्कुल बिल्कुल। और उसको हम IIT और NIT पहुंचा देते हैं। तो बिल्कुल पेरेंट्स भी सोचता है कि हमने तो 12वीं के बाद सोचा था, बिल्कुल सर। आपने तो 12वीं के साथ ही निकाला। बिल्कुल सर, मैं बहुत आपको इधर अच्छा लेके चलूंगा। एक बार फिर से मेरी नजर एक पोस्टर पर पड़ी है, ये प्रदीप शानदार है। बच्चा है प्रदीप। ये नीट 2025 का है, भी एम्स ऋषिकेश से अपनी MBBS की पढ़ाई कर रहा है। सर इसकी भी कोई स्टोरी आप बता रहे हैं? 777 रैंक, यानी कि 1000 के अंदर रैंक बच्चे ने ली है। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है। और ये उस ईयर की बात है जिस ईयर पेपर सबसे टफ था, जिस टाइम लोग ये कह रहे थे कि अगर किसी के 500 ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक बात। बिल्कुल, उसमें भी अंडर 1000 रैंक लेना अपने ही क्षेत्र से पढ़ कर। और अच्छी बात और बताऊं मैं, जी, ये जो हमारी अरावली की श्रृंखला है स्कूल के जस्ट पीछे वाली पहाड़ी, ये जहाँ पहाड़ी खत्म होती है जी। उसके पीछे के पार्ट में ये बच्चा रहता है। बिल्कुल सर। हुसैनपुर गांव है हमारे, बिल्कुल। खैरतल में ही एक वार्ड पड़ता है। जी सर। और बहुत ही अच्छा बच्चा, बहुत ही मेहनती, बड़ा बिल्कुल। मजा आता है। गाजर खुदाई करके, कभी दूध निकाल के, इनकी एक छोटी सी दुकान है, दूध जी। बेचते हैं, वहाँ बेचना, ये सारे काम घर पे रहते हुए किए। बिल्कुल, कोई बिल्कुल। सोच ही नहीं सकता इतना बड़ा एग्जाम क्योंकि बच्चा। बिल्कुल पेरेंट्स भी ये कह रहे थे कि सर घर के कामों में पूरा सहयोग करता है। जब हमने लास्ट ईयर इसका इंटरव्यू किया था
जैसे सर मैं बात करूँ आपसे कि अभी जो पेरेंट्स के साथ में आपकी जो कई सालों से एक समस्या रही है, फिर समस्या कहेंगे, फिर रिक्वायरमेंट भी रही है कि सर कैंपस बनाओ, सर वहाँ पुराना कैंपस है, इतने बच्चे नहीं आ पाते, सर सीबीएसई कल्चर लेके आओ, बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती समस्या। अब आपने वो सोल्यूशन सभी पेरेंट्स को दे दिया है, तो अभी अपने यहाँ कौन कौन सी स्ट्रीम, कौन कौन सी क्लासेज के लिए सीबीएसई में एडमिशन चालू है? देखो अभी सभी क्लासों में सीबीएसई में अभी एडमिशन चालू है जी, और इस बार थोड़ा पहले हो गया स्टार्ट, जी, तो और बढ़िया हो गया ये। बिल्कुल। हम तो गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं जी, क्योंकि जितना जल्दी एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है ना उतना बढ़िया है। बच्चों का पहले गर्मियों में 2-3 महीने का टाइम वेस्ट होता था, अब वो नहीं होगा। और ये हमारी डिमांड कई सालों से रही है, काफी मंत्रियों के पास बिल्कुल जाते थे, उनको सजेशन कर देते थे, बताते थे, बिल्कुल। अब उन्होंने ऐसा कर दिया, बहुत ही बढ़िया। और अभी हम जो एंट्री कर रहे हैं अभी मेन रिसेप्शन एरिया में, जहाँ से हम बच्चा या सुबह गए जो पेरेंट्स होता है उनका भी आगमन होता है, कि मेन रिसेप्शन एरिया में हम आ गए हैं। मैं हमारे कैमरामैन साथी से कहूँगा कि आप थोड़ा इधर आ जाएं, हम ऐसे घूम कर नीचे चलते हैं। आइए सर। तो वो उधर जो एरिया है ये पेरेंट्स जैसे भी आते हैं, बिल्कुल तो आने के बाद थोड़ा सा टहल लेते हैं, तो उधर ये बिल्कुल कैंपस के बीच में आप दोनों साइड देखेंगे तो ग्रीनरी है, घास है, उधर भी थोड़ा सा लॉन है, उधर भी थोड़ा लॉन है। और एक बार आप देखेंगे कि ये जो पूरा आप पीछे बैकग्राउंड में देखेंगे तो इतना बड़ा खुला एरिया जो पेरेंट्स को मिलता है घूमने के लिए या फिर कहीं देखने के लिए, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आप किसी भी जगह जाएंगे तो आपको कैंपस में शॉर्टेज मिलेगी, वहाँ सफोकेशन सा फील होगा। आपको यहाँ मेन एंट्री के लिए एक गेट ये है, एक गेट उस सेक्शन में है, एक गेट उस सेक्शन में है, तो 3 साइडेड इसमें एंट्री है ओपन। 3 साइडेड फ्रंट से है, 2 साइडेड बगल से है, 3 पीछे। हाँ। तो आप देखेंगे तो 3 और 3 6, मतलब एक स्कूल में 6 एंट्री और एग्जिट के गेट है। तो बिल्कुल भी बच्चों को एक साथ निकलने में या फिर आने जाने में कोई दिक्कत समस्या नहीं होती। अब मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि सबसे पहले जब भी कोई पेरेंट्स स्कूल में आता है तो उसके बाद में उनके लिए ये रिसेप्शन एरिया है हमारा। इस रिसेप्शन एरिया में वो वेट करता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स, अभी एडिशन सीजन चल रहा है और अभी पेरेंट्स बैठे हुए हैं काफ़ी, और ये हमारा मेन रिसेप्शन में है। यहाँ पर आने के बाद पेरेंट्स अपना एंट्री करता है, उसके बाद में जो भी कंसर्न होते हैं सर उसके बारे में थोड़ा आपको विस्तार से बताएंगे। हाँ, ये काफी खुली जगह है और टेम्परेचर को बहुत कंट्रोल करता है क्योंकि हाइट बिल्डिंग में बहुत अच्छी दे रखी है हर रूम में। और ये रिसेप्शन एरिया, वेटिंग एरिया है, उधर भी वेटिंग एरिया, इधर भी वेटिंग एरिया है। और रिसेप्शन पे जैसे एंट्री करते हैं तो मैम बताते हैं कि कोई भी गार्जियन आते हैं तो किन से मिलना है, बिल्कुल सारी एंट्रियां इनके पास होती है। तो मैम बच्चे से मिलना है तो बच्चे से मिला देते हैं। आपके पास जब पेरेंट्स आते हैं तो उनकी किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती हैं? सबसे मिलने का जो आपके पास आता है सबसे पहले शेड्यूल आप चेक करते हैं यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैम ने बताया कि काउंसलिंग, क्योंकि आज के ज़माने में काउंसलिंग एक बहुत बड़ा अहम पार्ट है कि उनको बच्चे को क्या करना है। क्योंकि एक पेरेंट्स अपने ग्रामीण परिवेश का होता है तो वो इतना जानकार नहीं हो पाता है कि हमारे बच्चे को हम बात करें 10-12 के बाद में क्या करना चाहिए। तो वो उसके लिए काउंसलिंग की भी आपने बहुत बेहतर सुविधा उपलब्ध की है। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एक साइड में अभी काउंसलर के रूम हैं, आप देख सकते हैं काउंसलर ऑफिसेज हैं। ये काउंसलर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ हर जो वो हैं वहाँ पर काउंसलिंग के लिए बैठे रहते हैं। आप ये इसके माध्यम से देख सकते हैं। और इसी के जस्ट अपोजिट साइड में भी हमारे कुछ काउंसलर रूम हैं, उसके अलावा अकाउंट सेक्शन है और भी चीज़ें हैं। तो अब वो आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये एक पूरा जो रिसेप्शन एरिया है पूरा ओपन है, बहुत शानदार एयर कूल्ड है। यहाँ पेरेंट्स के आने के बाद उनकी पूरी बात सुनी जाती है। मैं सर से कहूँगा कि सर जो यहाँ पर पेरेंट्स आता है काउंसलिंग के लिए तो किस किस तरीके के उनके मन में चीज़ें होती हैं, फिर वो पहले आकर के क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में थोड़ा बताएं। पहले काउंसलिंग टीम से मिल लेते हैं। बिल्कुल सर, आइए कि ये लोग किस किस तरीके से समझाते हैं। बिल्कुल, हम आए इधर, ये जो हमारा काउंसलर रूम है हम इनसे मिल लेते हैं या फिर मैम से मिल लेते हैं। किसे हो? इधर आकांक्षा मैम के पास ही। हेलो मैम। सर तो मैम आपके पास जब काउंसलिंग आती है यहाँ पर तो पेरेंट्स के मन में क्या क्या सवाल होते हैं, क्या क्या वो डिसीजन आपसे करते हैं? पेरेंट्स की अगर बात करूँ तो सर पेरेंट्स को ये रहता है कि इस एरिया में
नंबर 1 पे चल रहा है हमारा स्कूल, तो ऐसा हम क्या कर रहे हैं जो नंबर 1 से हम किसी और को शामिल ही नहीं होने दे रहे हैं, है ना। तो सर एजुकेशन तो है ही, डेफिनेटली इतने सालों से अच्छे रिजल्ट दिए हैं, IIT नीट में, IAS UPSC सारे मतलब जो भी हायर क्वालिफिकेशन हायर कंपटीशन है बच्चे फेस कर रहे हैं और क्वालिफाई भी कर रहे हैं। लेकिन हम जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं बच्चे की पर्सनल केयर। हाँ, स्टडी सभी कराते हैं, एजुकेशन सभी, हर देखा जाए तो हर डिपार्टमेंट, हर गली, हर जगह एजुकेशन खुला हुआ है। लेकिन पर्सनल केयर, बच्चा टीचर से बॉन्ड बनाता है, टीचर से इमोशनली पर्सनली जुड़ जाता है। 100 बच्चों की क्लास है, 50 बच्चों की क्लास है, चाहे 5 बच्चों की क्लास है, हमारे टीचर को हर बच्चे के बारे में पता होता है कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है, क्या डिजर्व कर रहा है, बेस्ट है। थैंक यू मैम। मैम काउंसलिंग बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि जैसे पेरेंट्स की एक क्वेरी होती है हमेशा जी कि मुझे एडमिशन आपके यहाँ कराना है और मेरे बच्चे का ग्रोथ होना चाहिए। जी, पहला काम यही होता है स्टार्टिंग यहीं से, बिल्कुल। हम आपके यहाँ पे एडमिशन कराएं, लेकिन उससे एडमिशन कराने के बाद बच्चे में ग्रोथ होना चाहिए। बिल्कुल। और यदि बीच बीच में कहीं हमें कैसे रिपोर्ट मिलेगी, साल भर में तो सारी दुनिया रिपोर्ट बिल्कुल। मिलती है, तब तक तो लुटिया लुट जाती है। बिल्कुल। और बीच बीच में कैसे मिले, बिल्कुल। मंथली टेस्ट के जरिए इस तरह टीचरों को मिलाना इनकी ड्यूटी होती है, और ये सारी चीजें बिल्कुल। तो ऐसे बच्चों की दिमाग में कई क्वेश्चन होते हैं, पेरेंट्स वो सारे सोल्व यही करते हैं। जी, आप देख सकते हैं कि ये इधर भी काउंसलिंग में भी कॉलिंग चल रही है, इधर भी हमारे काउंसलर बैठे हुए हैं, इधर भी ये जो पेरेंट्स की कोई क्वायरीज होती हैं, क्वेरीज होती हैं, उनको सोल्व करने का काम भी करते हैं। पहला ग्राउंड फ्लोर है, हाँ, जहाँ पर कुछ एकेडमिक्स के ऑफिस हैं और कुछ हमारे क्लासरूम्स हैं। सबसे पहले हम आपको हमारे क्लासरूम्स में लेके चलते हैं, तो आइए क्लासरूम आपको दिखाते हैं। और आप देख करके मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप ये क्लासरूम देखेंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि एक CBSE के जो नॉर्म्स और जो CBSE का एक सिस्टम होता है, उसके भी क्लासरूम ऐसे ही होते हैं। तो अब आपको हम एक क्लासरूम में लेके चलते हैं, किसी भी रैंडम क्लास में। चलिए पहले एक विजिट हमारे प्रिंसिपल सर की भी कर लेते हैं, आइए। ये देखिए। उससे पहले हम एक विजिट प्रिंसिपल सर के ऑफिस की करते हैं। तो अभी हम प्रिंसिपल सर के ऑफिस में आ चुके हैं। हमारे CBSE स्कूल के प्रिंसिपल रमेश सर हैं, और रमेश सर काफ़ी एक्सपीरियंस है सर को। सर वेलकम टू इन आवर कैंपस टूर। थैंक यू सर। सर एक दो सवाल है मेरे आपसे कि जब अभी CBSE का एडमिशन सीजन चल रहा है, बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि प्री स्कूल को वो पेरेंट्स क्यों चूज करें, क्योंकि स्कूल्स में तो पढ़ाई सभी होती है, CBSE हो चाहे RBSE हो। आप ऐसा क्या दे रहे हैं इस स्कूल में एज ए प्रिंसिपल, जो पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए इस स्कूल को चुन रहे हैं? सर एक तो हमारा ऑलमोस्ट सारे ही स्कूल्स करते हैं ये कि सारे ही स्कूल्स एज पर द लेसन प्लानिंग और बाकी चीज़ों पर फोकस करके काम करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग एक्स्ट्रा लेकर के चल रहे हैं जो बाकी स्कूल सोचता है प्लानिंग कर रहे हैं, और हम लोगों ने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया है। जैसे हम लोग स्किल बेस्ड की बात होती है, स्किल बेस्ड लर्निंग की बात होती है, तो हम लोग अपने हर पेरेंट को और हर स्टूडेंट को एज पर द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो CBSE रिकमेंड करता है NEP 2020 के अकॉर्डिंग स्किल बेस्ड लर्निंग में, जिसमें उसके 6 लर्निंग स्किल्स जो होती हैं, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, क्रिएटिविटी, जजमेंट, ये सारी स्किल्स जो होती हैं उसके बेस उसको स्टडीज़ करा रहे हैं। और हमने उसके लिए जो भी बुक्स यहाँ पर हमने ली हैं, उसकी जो लेसन प्लानिंग या जो सिलेबस की प्लानिंग हमारा टीचर कंडक्ट कर रहा है, वो इस प्लान के अकॉर्डिंग है कि अलग से कोई टाइम ना खराब करते हुए उसकी स्टडीज में से ही उन चीज़ों को निकाल करके हम उसकी ये लर्निंग स्किल्स भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, बहुत सारे बच्चे हमारे पास नए भी एडमिशन ले रहे हैं, कुछ पुराने भी हैं बच्चे, और किसी भी बच्चे की ग्रोथ में उसकी प्रेजेंट लर्निंग स्किल्स, प्रीवियस लर्निंग स्किल्स, या गैप कह लीजिए, या बाई बर्थ लर्निंग गैप्स की इंपॉर्टेंस होती है। बहुत सारा बच्चे के साथ, मान लीजिए कोई क्लास 7th या 8th का बच्चा है, कुछ सब्जेक्ट में ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्लास 4th या 5th में वो नहीं पढ़ करके आया होता है। जी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाई बर्थ वो बहुत बच्चे की, कुछ मान लीजिए अगर उसके रिमेम्बरिंग की बात किया तो रिमेम्बरिंग की स्किल्स में उसकी वीकनेस होती है। हम लोगों ने अपने पूरे मेथड को और हमारी जो टीचिंग मेथोलॉजी है उसको इस तरह से लाइन अप किया हुआ है कि हम बच्चे की प्रेजेंट लर्निंग गैप्स की क्लास में क्या पढ़ पा रहा है और क्या समझ पा रहा है वो हम फिगर आउट कर पा रहे हैं। साथ में उसका प्रीवियस लर्निंग गैप, किस क्लास में कौन सी चीज वो नहीं समझ पाया है और कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं, वो हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं।
और उसके जो एज पर द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो उसकी बाई बर्थ लर्निंग गैप्स हैं उसको भी फिगर आउट कर पा रहे हैं। एंड दिस इज एक्सक्लूसिव थिंग जो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कम स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छे स्कूल जो है उन्हीं में ये फैसिलिटीज मिल पाती हैं। थैंक यू सर। चलो क्लास विजिट भी करा दो ना। एक तो हम क्लास में विजिट करते हैं सर के साथ में। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये अभी हम फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर के ऊपर चल रहे हैं और ये हमारे चेयरमैन सर का ऑफिस है, क्योंकि चेयरमैन सर हमारे साथ हैं। तो ये भी एक बार हम दिखा देते हैं वीडियो के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि सर से जिनको भी मिलना होता है वो अपना जो रिसेप्शन पे आने के बाद में अपना शेड्यूल लेकर के यहाँ आते हैं और उसके बाद में ये आप सर का ऑफिस देख सकते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा सर का ऑफिस है, काफ़ी बड़ा। और सभी पेरेंट्स की जो बात होती है, कोई भी अपनी बात कहना चाहे या फिर सर के साथ जो डिस्कशन करना चाहता है वो आराम से यहाँ पर आकर के करता है। तो ये चेयरमैन सर का ऑफिस है। ये सबसे पहली बात तो है एक रिक्वायरमेंट है बच्चों की, पेरेंट्स की कई बार एक साथ बैठते हैं तो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो लगा कि तो उस हिसाब से ठीक ठाक बनाया है। और बच्चे जब यहाँ आके बैठते हैं, अपनी बात को रखते हैं, गार्जियन जब आके अपनी बात को रखते हैं तो वो बात जब समझ पाते हैं तब हम अपने आप को थैंक्स कहते हैं कि हाँ हमने कुछ दिया। और बच्चा भी बड़ा खुश होके, पेरेंट्स खुश होके जाता है। तब इस ऑफिस की एक तरह से रिकॉग्नाइज है कि हाँ ठीक है। तो हमें भी तभी खुशी मिलती है जब पेरेंट्स खुश होके यहाँ से जाते हैं। और हर चीज़ का हम बच्चे की चाहे परसेंटेज को ग्रोथ करने की बात हो या ऑल ओवर उसमें डेवलपमेंट हो या गेम में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा करता हो या किसी कंपटीशन में अच्छा करता हो, तो जब हम डिस्कस करते हैं पेरेंट के साथ इस ऑफिस में तो बड़ा मजा आता है। अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो स्पोर्ट्स के कोच हैं वो अभी बच्चों को यहाँ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जिनका जो गेम पीरियड है उसके आधार पर हर क्लास वाइज जाते हैं। हमारे साथ सर हैं, सर इसके बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताएं। हाँ, अभी सीबीएसई कैंपस में गेम के बहुत सारे हैं, जैसे अभी बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, ऐसे ही पीछे आपको बहुत और भी मिलेंगे। तो कोच है हमारे दिल्ली से है, दिल्ली में कोई सीबीएसई स्कूल में पहले इन्होंने वहाँ पे काम किया हुआ और एक बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों को सिखा रहे हैं। बास्केटबॉल इस एरिया में लगभग नहीं है, पर पहली बार हमने कुछ प्रयास किया है और बेहतर होगा। कुछ दिनों बाद कुछ न कुछ बढ़िया से मेडल भी बच्चे लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं हमारे जो राइट साइड में है, अभी यहाँ बच्चे कुछ बैडमिंटन भी खेल रहे हैं। और आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स का जो एक बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी हम के स्टूडेंट्स के या फिर किसी भी क्लास के बच्चों के, क्योंकि स्पोर्ट्स के साथ उनका मन जो मस्तिष्क होता है वो बिल्कुल खुल जाता है। क्योंकि वो उससे बहुत, क्योंकि अगर आप 1 घंटे अगर स्पोर्ट्स उनको पर डे देंगे तो उनको 23 घंटे वो अच्छे जाएंगे पूरे दिन के। और अभी हम आपको दिखाएंगे, इधर हमारे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं हमारे अकाउंट सेक्शन है, इधर बीच में थोड़ा ग्रासी ग्राउंड भी है। और उसके बाद में आप इधर ये बिल्डिंग की शेप में कहूँगा हमारे साथी से को दिखाएं एक बार बिल्डिंग का शेप। जी पूरा वेंटिलेटेड है। इधर से अभी हम खड़े हैं, हमारे पास हवा आ रही है, पूरा वेंटिलेशन, चाहे फ्रंट से आप देखेंगे चाहे आप बैक से देखेंगे, दोनों साइड से फुल वेंटिलेटेड। एक चीज मैं और दिखाऊंगा, थोड़ा सा आप इधर लाओ जी। आप बिल्डिंग को एक बार देखोगे तो थोड़ा सा कुछ समझ में आएगा आपको जी। हाँ, ये शेप आगे है जी, वो पीछे है, वो फिर आगे है, वो फिर पीछे है, फिर आगे। इसका मतलब जैसे इंजीनियर पॉइंट का पहला अक्षर होता है ई, हाँ। ये बिल्डिंग भी ई बनी हुई है। ई बनी हुई है, ये बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप बिल्डिंग अगर स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो वो ई के आधार पर बना हुआ है। अब हम आप और पी भी बन रही है जी। ये जो ग्राउंड है यहाँ से लेके और यहाँ पे हॉस्टल बनेगा जी, और वो गर्ल्स हॉस्टल होगा जी, वो फिर ये कंप्लीट पी हो जाएगी। बिल्कुल पी हो जाएगी। अभी हम आपको सेकंड जो हमारा एंट्री पॉइंट है वहां से लेके चलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया इस वीडियो के माध्यम से कि स्कूल में पूरे टोटल 6 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, जो कि किसी भी स्कूल, एक सीबीएसई स्कूल में बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि सफोकेशन बिल्कुल नहीं है, बच्चों के आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ कितने बच्चे चले जाते हैं, अंदर बाहर जाते हैं। अभी मैं सर को कहूँगा कि आप आए, और ये अभी हम सेकंड एंट्री पॉइंट पर हैं जो फ्रंट से हमारा स्टार्ट होता है। सर आइए प्लीज। और यहाँ से जैसे ही आप एंट्री करते हैं आपको यहाँ पर डाउट काउंटर्स के रूम दिखेंगे। सर इनके बारे में थोड़ा आपको बेहतर बताएंगे। सर ये डाउट काउंटर्स, ये ईपी की पहचान है और लगा के 6 और क्लास से 12 तक के हर बच्चे के लिए, चाहे वो 6 क्लास का ही क्यों बच्चा नहीं हो,
वो टीचर मिलेंगे और हर क्वेश्चन का जवाब टीचर देते हैं। क्योंकि ये आपने परिपाटी देखी होगी बाहर कोटा सीकर में, तो पढ़ाने वाले टीचर अलग होते हैं और काउंटर पे अलग होते हैं। ये ईपी की पहचान है कि वही टीचर पढ़ाएंगे और वही काउंटर पे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इससे बच्चे को जल्दी तो सवाल समझ में आ जाता है और टीचर को भी समझ में आता है कि बच्चे का क्वेश्चन है जो किस लेवल का है। बिल्कुल। इसलिए बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये काउंटर की देन है। बिल्कुल सर। अभी हम जो आपको फर्स्ट में लेके चलेंगे वो किड्स सेक्शन में लेके चलेंगे, क्योंकि जब पहली बार जो कोई बच्चा स्कूल आता है तो उसके बहुत सारे सवाल पेरेंट्स के मन में होते हैं कि हमारे बच्चे का रूटीन क्या होता है पूरे दिन का, कैसे वो पढ़ाई करता है, कैसे वो वहाँ रहता है। बहुत सारी चीज़ें आपको अभी हम LKG हमारे क्लासरूम है, हम उसमें आपको लेकर के चलते हैं। और आप आइए अभी LKG क्लासरूम में। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक क्लासरूम है। मैम यहाँ क्लास ले रही हैं और ये बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चों का नन्हा फर्नीचर भी आप देखेंगे तो ये थोड़ा एक अलग टाइप का फर्नीचर है। सर बाकी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। ये जो आपने छोटे छोटे बच्चों का किड्स रूम देख रहे हो, ये एक्टिविटी बच्चों की होती है और बच्चों से ही बनवाया जाता है बहुत सारी चीज़ें। और अभी इन्होंने 3 इयर्स क्रॉस ही किया है। ये सारे बच्चे नन्हे मुन्ने वो बच्चे हैं जिनका 3 साल अभी जस्ट पूरा हुआ है और इन्होंने एडमिशन लिया है। और ये भविष्य है, ये इस एरिया का भी भविष्य, पूरे देश का भविष्य है। और इनको नन्हे मुन्ने बच्चों को हम और बेहतर हर साल और बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। और हर बच्चे के लिए अलग अलग कैबिन बने हुए हैं जिसमें उनका बैग होगा, पानी की बोतल होगी और बुक्स होगी, खिलौने होंगे, तो सारा बेहतर तरीके से किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि किड्स सेक्शन में आप देखेंगे तो ये बच्चे के लिए सबसे उनके पेरेंट्स के मन में होता है कि उसने पानी पिया होगा या नहीं होगा, उसने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। तो हर क्लास के लिए एक जो पर्टिकुलर जो टीचर या फिर कहेंगे मदर टीचर जिनको हम कहते हैं, वो अपॉइंट की हुई हैं। और अभी हम एक UKG क्लास में चल रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल मैम एक मिनट, ये हमारा एक UKG का क्लासरूम है। आप इस क्लासरूम में भी आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स की जो संख्या है वही आपको 20-30, क्योंकि जो क्लासेज का जो साइज है वो फिक्स उतना ही रखा गया है। वो आप पीछे देखेंगे प्रत्येक स्टूडेंट के लिए उसकी बैग रखने के लिए, बोतल रखने के लिए बढ़िया शानदार फर्नीचर है। आप इधर क्लासरूम देखेंगे तो पूरा CCTV प्रोटेक्टेड है। हर क्लासरूम के अंदर आपको कैमरे देखने को मिलेंगे। और जो मैम है बच्चों को टेबल्स और हर चीज़ एक वेल सेट तरीके से बता रही हैं। तो आपको पढ़ाई करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। तो मैम आपको जो भी पढ़ा रही है सब समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। आप सर को जानते हो? सर का क्या नाम है? What's your name? My name is Yogita. योगिता। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको आप जब UKG क्लास, क्योंकि LKG के बाद में जब बच्चा पहली बार कहीं क्लास में आता है तो वो नाम इंग्लिश में बोल रहा है, अपना होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा, सब चीज़ें बच्चों की। आप एक बार हमारे बोर्ड भी आप दिखाने का हम कहेंगे, हमारे साथी से एक बार बोर्ड भी दिखाएं। बोर्ड के ऊपर प्रॉपर में डेट लिखी हुई है, डे लिखा हुआ है और टेबल लिखी हुई है। प्रॉपर वे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और अभी हम अगले क्लासरूम की ओर विजिट करते हैं। अभी एक और क्लासरूम में हम आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि मैम अभी इस क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और वही क्लासरूम का पैटर्न आप देखेंगे जो हम थोड़ी सी बड़ी क्लास में आते हैं, डिजिटल बोर्ड, साथ में वाइट बोर्ड, और मैम वहाँ से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ये आप क्लासरूम देख सकते हैं। सर क्लासरूम की जो साइज है वो क्या है, कितने बच्चों का ये क्लासरूम होता है, और आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। क्लासरूम काफ़ी बड़े हैं और CBSE नॉर्म के अकॉर्डिंग देखें तो उनसे भी 2 फीट 4 फीट हमने बड़े रूम रखे ताकि बच्चे आसानी से बैठें और बैठने में कोई तकलीफ नहीं हो, टीचर को घूमने में कोई तकलीफ नहीं हो,
और टीचर जब घूमे तो हर बच्चे के पास पहुंच जाए, उसका पूरा ध्यान रखा है। वेंटिलेशन बड़ी शानदार है और आपकी देखें पंखे वगैरह है, एसी डक्टिंग है, तो काफी सुविधाओं से एक और पूरा जो बहुत बड़ी बात है, जो आप देखेंगे कि अभी ऊपर की साइड में भी आप सीसीटीवी लगे हुए हैं, बैक साइड में आप चाहे क्लासरूम में जाएं, सीसीटीवी के बारे में आप बताएं। हर रूम में सीसीटीवी, तो ये पूरा कॉरिडोर है जो लगभग 125 सीसीटीवी कैमरे लगा, 125 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और वो क्लासरूम दिखाते हैं आपको कि एक क्लासरूम एक जो होता है वो कैसा होना चाहिए। बेगम सर जी, तो ये अभी एक क्लास में हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इस क्लासरूम में सर आपने डिजिटल और साथ में एक वाइट बोर्ड दोनों का आपने कॉम्बिनेशन रखा है। और ये पूरा एक जो फर्नीचर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो जो सीबीएसई के रूल्स हैं उसके अनुसार है कि एक क्लासरूम में कितने बच्चे होने चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो रूम की जो हाइट को देखते हुए जो अमूमन 10 फीट के आसपास रूम होते हैं हाइट, हमने इनको 14 फीट ले गए ताकि बच्चों को बैठने में और हवा लेने में, एक सफोकेशन होता है बच्चे, वो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही अच्छे रूमों की साइज है। सीबीएसई के नॉर्म्स से भी 2-2 फीट बड़े किए हैं हमने रूम्स भी, ताकि आराम से बच्चा बैठे। आप एक चीज और नोटिस करेंगे इनमें कि सर बड़े विंडोज हैं इनमें, हाँ। और पीछे प्रकृति की गोद में है, तो जो हवा का जो वेंटिलेशन जो होता है वो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर वे में विद्यार्थियों को मिलता है, जो एक नेचुरल हवा होती है। हालांकि ये एयर कंडीशन भी है, आप बैक साइड में देखेंगे तो उधर एयर कंडीशन भी है, लेकिन नेचुरल हवा दोनों विद्यार्थियों को मिलती है यहाँ पर। और अभी हम आप देख सकते हैं कि ये डिजिटल बोर्ड भी लगा हुआ है, उसके ऊपर भी सर पढ़ा रहे हैं, और ये इधर व्हाइट बोर्ड भी है जिसके ऊपर भी सर पढ़ा रहे हैं। तो बड़ी फैसिलिटीज हैं। आप देखेंगे तो बच्चे अभी इधर फुटबॉल खेल रहे हैं, उधर और अन्य स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। सर आपको इस पूरे ग्राउंड में क्या क्या स्पोर्ट्स, कौन कौन सी फैसिलिटीज है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे सर प्लीज। देखिए, लगभग आप फुटबॉल के लिए ये ग्राउंड तैयार हो गया है, क्रिकेट के लिए ग्राउंड है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है एरिया, 13.5-14 बीघा है टोटल, उसमें लगभग सभी गेम है। और इधर आपका वॉलीबॉल हो गया है, कबड्डी ग्राउंड है, और उधर आप देखेंगे कॉर्नर पे तो वो क्रिकेट के लिए हमने अलग से बनाए हुए हैं। लगभग 4 पिच हैं जिनमें नेट प्रैक्टिस के लिए वो किया हुआ है। अभी वो जस्ट ही कलर कराया है तो नेट अभी डला है। उसके बाद पूरे चारों तरफ रेस के लिए एक ट्रैक बना हुआ है। ट्रैक बना हुआ है, बिल्कुल। जो आप बहुत कम स्कूलों में देख पाएंगे शायद ट्रैक मिलेगा आपको। जी। तो सर यहाँ पर आपने बताया कि बच्चों के लिए, चाहे वो स्कूल वाले बच्चे हों, उनकी क्लासेस लगती हैं, हॉस्टल में जो आपके पास रहते हैं उनके लिए भी शाम को यहाँ खेलने की व्यवस्था है। स्पोर्ट्स का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं एक बच्चे के एजुकेशन? जिसको बोलते हैं हम हिंदी में सर्वांगीण विकास, जी, वो रियल में ही तभी हो पाता है जब उसके साथ स्पोर्ट जुड़ता है। बिल्कुल। और ये जिस जगह अभी हम चल रहे हैं, हम हमारे साथी से कहेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी चलें, कैंपस जो बहुत बड़ा हो जाएगा, कि ये भी आप पीछे देखेंगे तो ये हम एक सीमेंटेड ट्रैक पर चल रहे हैं। शाम को यहाँ पर बसें, जब छुट्टी का टाइम होता है तो यहाँ ट्रांसपोर्ट हमारा आकर के खड़ा होता है, और उसके बाद में यहाँ से बैठ करके जाते हैं। ये बसें जब लाइन से लगती है तो हर बच्चा अपनी व्यवस्थित जो बस है वहाँ सीधा जाता है, बस में बैठता है, बिल्कुल, और विद इन 5 मिनट टोटल बस सारी रवाना एक साथ हो जाती है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड, क्योंकि हम चलते चलते आपको दिखाएंगे, आप पीछे देख सकते हैं कितना बड़ा ये ट्रैक है, ये फिर ग्राउंड कितना बड़ा है। इधर भी आप देखेंगे तो बच्चों के लिए अलग से खेलने की व्यवस्था है। और खेलते खेलते बच्चे ये देखिए कि वो जो प्रकृति है, प्रकृति का, बिल्कुल, अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। बिल्कुल, खेलने का भी अलग आनंद होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे बैक साइड में भी पूरे लगे हुए हैं। प्रत्येक बच्चे के ऊपर, चाहे स्पोर्ट्स खेल रहा हो, चाहे वो क्लास ले रहा हो, चाहे वो कहीं भी हो, उसके टीचर्स की ड्यूटी आप देखेंगे, चाहे सीसीटीवी वाला का पोर्शन आप देखेंगे, बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है हर चीज़ की। और एक जो बहुत बड़ी आजकल बड़ी बात है, आपको मैं कहूँ, फायर सेफ्टी को लेकर के भी बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं स्कूल के। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की ओर की जो सीढ़ियाँ हैं वो आप देखेंगे बिल्कुल लंबी चौड़ी सीढ़ियाँ हैं, बच्चे को आने जाने में कोई दिक्कत समस्या नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कि एक फायर सिस्टम लगा हुआ है स्कूल में। पूरी तरीके से किसी भी प्रकार की कोई भी आप देखेंगे कि
कमी नहीं बरती गई है, पर कहें कि पूरा सिस्टम को एक वेल सेटल्ड किया गया है। और अभी मैं सर से कहूँगा कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमारी कौन कौन सी क्लासेज लगती हैं सर, क्या क्या यहाँ पर सिस्टम, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताएं। नीचे छोटी क्लास है, ऊपर आते ही 6, 7, 8 और 9 और 10 तक का है। बिल्कुल। और फिर उससे ऊपर का जो फ्लोर है वहाँ पे आएगा 11, 12। बिल्कुल। तो उसी हिसाब से मैनेज कर रखा है ताकि टीचरों को भी टीजीटी पीजीटी को ज़्यादा दूरी नहीं तय करनी पड़े, बिल्कुल। क्योंकि क्लासें काफ़ी खुली है और लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल सर। अभी जो हम आपको क्लासरूम की बात कर रहे थे, तो फर्स्ट फ्लोर के भी कुछ क्लासरूम विजिट करवाते हैं। तो अभी हम ये कोई क्लासरूम है इसमें विजिट करते हैं। 8th क्लास 8th क्लास है ये, आप आइए। तो ये आप देख सकते हैं कि एक 8th क्लास का रूम है। जो साइजेस आपको नीचे रूम्स के थे वही ऊपर हैं, वही जो प्रत्येक क्लासरूम में सीसीटीवी, हम बात करें वेंटिलेटेड, आप पीछे देख सकते हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट भी आप देखेंगे, प्लीज सिट डाउन। तो एक जो नॉर्म्स के आधार पर जो बच्चों को होता है वही आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अभी सर यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। और हर एक क्लासरूम अपने आप में यूनिक है, हर क्लासरूम की अपनी एक कहानी है, क्योंकि यहीं से जो फ्यूचर के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, या कहें कि हम जितने भी बड़े अधिकारी बनेंगे वो सब इन्हीं क्लासरूम से बनेंगे। और मैं सर से कहूँगा कि अभी और भी हम कुछ क्लासरूम्स का विजिट करेंगे। साथ में हम आपको स्कूल में एक लाइब्रेरी का भी दिखाएंगे कि हमारे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो लाइब्रेरी है वो, और उसके बाद में कंप्यूटर लैब में लेके चलेंगे, और फिर उसके बाद में लैब्स में लेके चलेंगे, क्योंकि क्लासरूम का साइज तो लगभग सबका सेम ही है और सेम ही क्लासरूम है। तो अभी हम आपको लाइब्रेरी में लेकर के चलते हैं। और आइए, अब लाइब्रेरी के बारे में आपको पूरा विस्तार से आजाद सर बताएंगे। सर प्लीज। ये आपके लिए एक ये देखेंगे तो शायद किसी भी स्कूल में इतनी बड़ी लाइब्रेरी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि स्कूल का एक रूट होता है, वो एक लाइब्रेरी होता है कि बच्चे को ना केवल अपने जो भी है क्लास की एकेडमिक बुक पढ़नी होती है, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा बहुत सारी बुकें पढ़नी होती है, और वो सारी आपके लाइब्रेरी में मिलती है। बड़े बड़े विद्वानों की, बहुत बड़े बड़े विचार हैं, उनकी बुकें, बिल्कुल, बहुत सारे हमारे महान लोग हैं, उनकी जीवनी है, और बहुत सारी साइंस की एक्स्ट्रा नॉलेज है, उनकी सब की बुक्स आप देख सकते हैं कि ये एक लाइब्रेरी का साइज आप देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि स्कूल में जो फैसिलिटीज हैं वो किस प्रकार की होंगी। अभी आप देखेंगे कि चारों तरफ कितने स्टूडेंट्स बैठ करके वन टाइम में यहाँ पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी लाइब्रेरी में जो बुक्स की संख्या वो कितनी रखी हुई है। एक ह्यूज लाइब्रेरी, फुल एयर कंडीशन। आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी में भी एसी लगी हुई है, आप ये देख सकते हैं इधर भी एसी लगी हुई है, इधर भी एसी लगी हुई है। बिल्कुल बहुत ही शानदार एक लाइब्रेरी का सेटअप किया है सर आपने। और क्योंकि आपको पता है कि किसी भी स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के साथ साथ उनका जो ऑल ओवर डेवलपमेंट, उनको और अन्य चीज़ें कैसे बेहतर सिखाई जा सकती हैं, तो वो उनके लिए लाइब्रेरी का सेटअप किया गया है। हम आ गए हैं कंप्यूटर लैब के बाहर। कंप्यूटर जो हमारी लैब है, और कंप्यूटर लैब के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ, आप आइए प्लीज। आप देख सकते हैं कि हर स्टूडेंट्स यहाँ बहुत सारे अपनी कंप्यूटर के ऊपर अपना रिपोर्ट देख रहे हैं, कोई अपना काम कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें। सर कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। लगभग 50 के आसपास सेट है, और इतनी बड़ी लाइब्रेरी, वो भी कंप्यूटर लाइब्रेरी, आपको खुले कंप्यूटर लैब आपको नहीं मिलती, और सभी बिल्कुल ही बढ़िया कंडीशन में बिल्कुल नए फ्रेश कंप्यूटर सेट लगाए हैं। और एक बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी आपको दिखाई दे रही है। और सबसे अच्छा है कि बच्चा अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि आज का जमाना आईटी युग है। आईटी युग है, बिल्कुल सर। इसमें और बच्चे, हम एक बार ये चीज़ और दिखाना चाहेंगे सर, आप लाइब्रेरी देखेंगे लेकिन एसी लाइब्रेरी है, इधर एसी भी लगी हुई है, तो बच्चों के लिए प्रॉपर वे में आराम से बैठ करके क्लासेज लें। अपने जो क्लास का जो शेड्यूल होता है उसके अनुसार स्टूडेंट्स आते हैं और वो जाते रहते हैं। ये पूरे दिन की प्रक्रिया अपने अनुसार सिस्टम की वाइज चलती रहती है। और एक बार स्टाफ रूम में लेके चलते हैं। ये स्टाफ रूम सेम, तीनों फ्लोर पर सेम ही है। ये हम आपको एक दिखा देते हैं। अभी मैम हैं जो, इनका भी पीरियड वैकेंट है, तो अभी मैम यहाँ बैठे हैं। ये स्टाफ रूम है, स्टाफ के सबके अपने अपने केबिन बने हुए हैं, रैक बने हुए हैं, सब अपने अपने
स्टैंड बने हुए हैं। हर मंजिल पे मिलेगा आपको। हाँ, और ये स्टाफ रूम आपको तीनों फ्लोर के ऊपर मिलेगा, जहाँ पर हर स्टाफ की सीट अलॉट है और वो अपने अनुसार यहाँ चलते हैं। लिफ्ट से पहुँच गए हम 3rd फ्लोर के ऊपर और अब चलते हैं यहाँ से बाहर। तो आइए, और ये हमारा 3rd फ्लोर है और 3rd फ्लोर के ऊपर भी भाई आपको सेम क्लासरूम मिलेंगे, सेम सिस्टम मिलेगा। और हम आपको यहाँ पर कुछ लैब हमारे विजिट करवाएंगे और साथ में कुछ और अन्य क्लासरूम विजिट करवाएंगे। तो ये आपको केमिस्ट्री लैब में ले आए हम, और अब आप देखिए इतनी बड़ी केमिस्ट्री लैब शायद ही आपको कई स्कूलों में मिले। और अभी पीरियड प्रैक्टिकल का भी है नहीं, जैसे इसके बाद जस्ट चेंज हुआ है तो फिर आएंगे बच्चे। ये लैब सेटअप किया हुआ है और नॉर्म्स रेगुलर जो भी है उनसे भी बेस्ट हमने बनाने की कोशिश की है कि बच्चों को हर तरीके से, मतलब कोई भी असुविधा ना हो, वो सारी चीज़ें यहाँ मौजूद है। और वो तरीके से है कि आपके बच्चा कहीं किधर भी हो, इधर बैठे खड़े हो, इधर हो, तो बड़ी आसानी से वो हाथ साफ कर सकते हैं, या कोई भी केमिकल यूज करते हैं तो बड़ी सावधानी से हर चीज़ का ध्यान रखा गया। अभी हम आ गए कंपोजिट साइंस लैब में, और ये जो लैब है वो 9th और 10th स्पेशल उन क्लासेस के लिए है। पहले जो हमने आपको लैब दिखाई थी वो 11th और 12th क्लास के लिए थी। तो आप आइए एक बार देखते हैं। यहाँ तो स्टूडेंट्स भी कुछ अभी अपना कर रहे हैं। तो अभी हमारे नारायण सर हैं, वो यहाँ पर स्टूडेंट्स को लैब में करवा रहे हैं कुछ। इधर रिएक्शन लिखी हुई है, बच्चों को बता रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी एक ये लैब है, जिसमें विद्यार्थी पीछे तक अगर आप देखेंगे, मैं कहूँगा कि हमारे साथी को, सर को एक बार आप प्लीज आएँ और ये दिखाएं ये लैब। और इधर आप देखेंगे चार्ट भी बने हुए हैं प्रॉपर वे में, और प्रॉपर वे में स्टूडेंट्स हैं जो अपना ये देख रहे हैं। क्योंकि 9th और 10th क्लास में आप चीज़ों के बारे में जान पाएँ, उनके बारे में थोड़ा समझ पाएँ, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लैब है और स्टूडेंट्स अपना यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। टीचर उनको अपना पढ़ा रहे हैं, टीचर उनको उसके बारे में बता रहे हैं। अभी हम अगले क्लासरूम की ओर तरफ चलते हैं और वो दिखाते हैं। ये कंपोजिट लैब है, इसमें तीनों ही पार्ट होते हैं। जैसे अभी बायो के बारे में बता रहे हैं सर, उधर फिजिक्स के बारे में बता रहे हैं सर, और यहाँ केमिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। तो ये तीनों ही पार्ट एक साथ होते हैं, वो 9th और 10th में होते हैं। और ज़्यादा बेहतर ये चीज़ है कि लैब जितनी नॉर्म्स में है उससे भी बड़ी साइज में है, और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हमने ला के रखा है ताकि बच्चों को और बेहतर तरीके से इनको सिखाया जाए। और अभी एक और होने वाली है तैयार, वो बच्चों के उनकी डिमांड है कि उनको खुद सीखने के लिए टेक्नो लैब और तैयार कर रहे हैं, वो भी हो रही है। और ये है हमारी फिजिक्स लैब। फिजिक्स लैब में भी आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर वे में अपना काम कर रहे हैं। हमारे सर हैं जो फिजिक्स के बारे में इनको थोड़ा बता रहे हैं। और आप देखेंगे कि बता नहीं रहे, सामने बोर्ड के ऊपर भी प्रैक्टिकल चीज़ें समझा करके उसके बाद प्रैक्टिकल उनके साथ हो रहा है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि फिजिक्स की बहुत ही शानदार लैब है। और प्रॉपर लैब होना किसी भी संस्थान के लिए एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो ग्रामीण परिवेश है, जो छोटे कस्बे होते हैं, उनमें स्कूलों में लैब के नाम पर मात्र एक फॉर्मेलिटीज होती है, जहाँ पूरे नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए पूरे सिस्टम के साथ में चीज़ें मैनेज की गई हैं। तो अभी जब हम 3rd फ्लोर के ऊपर आए तो हमने देखा एक कॉन्फ्रेंस रूम। तो मैं सर को ले आया कि सर ये इतना बड़ा जो आपने बनाया है, इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम, ये किस काम के लिए आता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। आप देखेंगे कितना बड़ा है, यहाँ पर शायद 600-800 स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से एक साथ बैठ करके यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। विद चेयर्स लगभग 300 के आसपास टीचर्स और स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। हाँ। और ये किस पर्पज के लिए उपयोग किया जाता है सर? इसका पर्पस ये है कि सर सीबीएसई इस पर एम्फेसाइज करता है कि टीचर्स की ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और बच्चों के भी बहुत सारे वर्कशॉप्स हम लोग प्लान करते हैं, उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं। बाहर से बहुत सारे हम लोग ओरेटर्स बुलाते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट या ऐसे हैं जो बच्चों को एंगेज करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। उसके लिए हमने कॉन्फ्रेंस रूम बनाया, प्लस टीचर्स ट्रेनिंग के लिए स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया था कि हमारे टीचर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रॉपर मिलती रहे। तो अभी हम आ गए हैं आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में। आप देख सकते हैं कि जो पीछे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी कर रहे हैं। और आर्ट एंड क्राफ्ट का मतलब आप समझते होंगे कि जहाँ क्रिएटिविटी की बात होती है वहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट की। सर थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताएंगे। ये आप देखिए स्टूडेंट्स हैं जो अपनी, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये देखते ही आप लोग समझ गए होंगे कि आर्ट एंड क्राफ्ट
बच्चे कितनी मेहनत करते हैं और उनकी एक्टिविटी ये बता रही है। ये देखिए, थोड़ा सा ही एक बार कैमरा आप लेके आएंगे तो आपको भी समझ में आएगा। मदर्स डे की तैयारी चल रही है। और अभी मदर्स डे पे जो तैयारी हो रही है ये उसी का एक पार्ट है। बिल्कुल, अभी आप देख सकते हैं ये है म्यूजिक रूम, और म्यूजिक रूम का मतलब होता है कि वहाँ पर म्यूजिक के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हों। आप देख सकते हैं कि पीछे हारमोनियम, ढोलक, तबला और ये जैसे जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं। और हमारे म्यूजिक टीचर सर हैं, वो अभी पियानो बजा रहे हैं और बच्चों को अभी बता रहे हैं उसके बारे में। इनकी क्लास चल रही है यहाँ पर, और आप हर स्टूडेंट के हाथ में आप देखेंगे चीज़ें प्रॉपर वेल हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट देखोगे आप कि एक स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। आपको हर स्कूल के अंदर ये सुविधा नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक भी मेडिकल रूम है, आप आएंगे तो अंदर देखेंगे कि ये जब भी बच्चा कोई अपने घर से आता है या फिर उसका स्वास्थ्य किसी कारणवश खराब हो जाता है तो उसको लिए प्रॉपर यहाँ पर मैम की ड्यूटी लगाई गई है। मैम को डॉक्टर है यहाँ पर, और स्टूडेंट्स को यहाँ पर बिल्कुल एक आराम करवाया जाता है, उनके पेरेंट्स को सूचना दी जाती है। उसके बारे में आपको विस्तार से सर बताएंगे। सुबह सुबह जैसे स्कूल से एंट्री होती है बच्चों की, उस टाइम कई बार बस में किसी बच्चे को कोई चक्कर आ जाता है, कोई बीपी लो हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों की छोटी छोटी। वो आते हैं सुबह सुबह, किसी को थोड़ा बहुत होता है हल्का फुल्का तो रेस्ट कराया और भेज देते हैं। किसी को ऐसा लगता है कोई बुखार हो गया या कुछ और होता है तो पूरा पेरेंट्स को पहले फ़ोन करते हैं। ये पूरा का पूरा रजिस्टर डायरिया सारी इसीलिए है, हर बच्चे की एंट्री होती है, किसको क्या दिक्कत है वो मेंटेन होता है। फिर पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि बच्चे की फ़िलहाल पोजीशन ये है और अभी हम डॉक्टर कंसल्ट करके और ये दवा मैम दे देते हैं। बिल्कुल, तो ये मेडिकल सुविधा बहुत ही अच्छे से है। और ये मेडिकल जो सुविधा है आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगी। जब भी बात सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की आती है तो इतने बड़े कैंपस में विजुअली तरीके से जाना है, देखवाना संभव नहीं हो पाता। उसके लिए टेक्नोलॉजी के नाम पर हम सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं। और इस स्कूल में कितने सीसीटीवी कैमरे हैं और उनकी मॉनिटरिंग कैसे होती है वो आपको सर बताएंगे, क्योंकि अभी ये सर्वर रूम में हम आ रहे हैं। तो आप आइए और अभी ये स्क्रीन देखिए। बस लगभग 125 से ज़्यादा ही आपको कैमरे पूरी बिल्डिंग में मिलेंगे। और ये तो ऊपर तो है सारे के सारे क्लासरूम, और नीचे बाहर के आउटर साइड के हैं जिसमें बस एंट्री हो रही है, बस आ रही है, कॉरिडोर में बच्चे कहाँ घूम रहे हैं, सब इसी में ऑफिस एरिया में सारा का सारा इसका अलग है। तो आउटर और इनर दोनों साइड में अलग अलग इन्होंने बना रखे हैं, और सारी चीज़ें कब क्या हर एक्टिविटी पर ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल, और सिक्योरिटी तो बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि आज के ज़माने में आप देखेंगे तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ये दो बहुत बड़े कंसर्न होते हैं किसी भी पेरेंट्स के। तो ये हमने आपको भी दिखाया हमारा सर्वर रूम। इस स्कूल में आप देखेंगे तो दोनों साइड में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग सेपरेट वॉशरूम्स हैं, जो कि हम आपको भी क्लिप्स के माध्यम से दिखा देंगे। नई बिल्कुल नीट एंड हाइजेनिक, बिल्कुल क्लीन आपको वॉशरूम्स मिलेंगे, चाहे वो गर्ल्स के लिए हो चाहे बॉयज़ के लिए। और वो हर फ्लोर के ऊपर ऐसे सिर्फ एक दोनों से गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए अलग अलग विंग में बने हुए हैं। तो अभी हमने आपको पूरा वर्चुअल टूर दिखाया अंदर से कैंपस का। पहले हमने आपको फ्रंट से दिखाया, उसके बाद हम अंदर गए और अब हम आ गए हैं प्रकृति की गोद में। अब ये पीछे देख सकते हैं कि जो स्कूल का पूरा फाउंडेशन है वो पूरा इस पहाड़ को देख के बनाया गया है। मैं पहाड़ बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप पीछे देखेंगे तो प्रकृति की गोद में पूरा कैंपस आप ड्रोन के व्यू के माध्यम से आप देख रहे हैं। ये पीछे हमारी पूरी ट्रांसपोर्टेशन की जो बसें हैं वो हैं। अब मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया कि ये स्कूल में प्रकृति की गोद में खोल? नहीं, ये तो मैंने अभी आपको सुबह बताया था जी। एक्चुअल में यहाँ से जब गाँव से जब जाते थे खैरतल पढ़ने जी, तो रोज पहाड़ी की तरफ ही नजर जाती थी, तो एक व्यू हमेशा सर्दी बारिश सब में ये दिखता था, अच्छा लगता था। और उसके बाद एक कल्पना तो बचपन में बच्चा कर ही लेता है। बिल्कुल, हमने भी वो कल्पना की कि स्कूल यदि कुछ खुले तो यहाँ अच्छी लगेगी। अब हमें नहीं पता कि हमें सर, खोलनी है। ट्रांसपोर्ट की हम बात करें क्योंकि अब छुट्टी होने वाली है, तो इस एरिया में कितने किलोमीटर के नियर बाई आपके ट्रांसपोर्टेशन जाते हैं और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए? लगभग 25 से 30 किलोमीटर एरिया हमारा कवर करता है ट्रांसपोर्ट। हमारा अलवर से तिजारा,
और कोटका सिंह, बीबी रानी और इधर सोडावास और बानसूर, चारों तरफ से हमारा एक व्हीकल है जो 25-30 किलोमीटर के एरिया में से। सर ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो बसों की संख्या अपने पास कितनी होगी? ट्रांसपोर्ट तो अब आप देखेंगे यहाँ से, यदि देखते हैं जी तो ये तो पीछे वो गाड़ियाँ खड़ी हैं अभी, जी आगे भी खड़ी है, जी तो लगभग है 40 के आसपास तो बसें हैं। बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन की भी बात, काफी बड़ा ट्रांसपोर्टेशन है सर। जी सर जो पेरेंट्स अभी भी ये सोच रहा है कि मैं अपने बच्चे को एडमिशन कहाँ करवाऊँ, एक अच्छे स्कूल की तलाश कराऊँ, मुझे उम्मीद है कि वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, जो बहुत सारे अपने ग्रामीण परिवेश में जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि अरे यार पहले सिस्टम जुलाई का था स्कूलों में एडमिशनों का, लेकिन सीबीएसई में तो पहले भी एडमिशन अप्रैल में ही होते थे, लेकिन क्योंकि अपना स्कूल इसी बार सीबीएसई में चालू हुआ है तो जो पेरेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है वो शायद इस वीडियो के माध्यम से उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि जितना भी ट्रांसपोर्ट आप ये देखेंगे, आपको एरिया में शायद सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन सुविधा है वो यहाँ ईपी की स्कूल की है। और हाँ, ये नन्हे मुन्ने बच्चे छुट्टी होने के बाद अपने घर को रवाना हो रहे हैं और समय का यूटिलाइजेशन। हाँ, घर को रवाना होने के साथ साथ वैसे आप ये बस देखेंगे तो किसी भी बस का जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो 3 सीटर और 2 सीटर जो स्ट्रेंथ होती है वो उतने ही बैठे। उस बस में ऐसे नहीं है कि अगर बस आपकी 32 सीटर है तो उसमें 50 बच्चे आ रहे हैं, जितने बच्चे सीटर बस है लगभग उतने ही बच्चे, कोई एक आध प्लस माइनस उतने ही बच्चे बस के अंदर आते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी छुट्टी हो रही है और रास्ते में जो टाइम का यूटिलाइज है अपनी बुक्स से जो भी पढ़ रहे हैं अपने साथियों डिसीजन करने के लिए इसका उपयोग में ले रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और बस में आप देखेंगे तो फर्स्ट एड बॉक्स, सीसीटीवी कैमरा, पूरे जो मापदंड एक स्कूल की जो ट्रांसपोर्टेशन बस में होने चाहिए वो यहाँ ईपी की सभी बसों के अंदर है। और अभी मैं जल्दी हमारे कैमरामैन साथी से कहूँगा कि हमें जल्दी से दिखा दें। और ये आप ये बस देख सकते हैं, ये भी वही सेम बस है, ड्राइवर है, प्रॉपर वे में चीज़ें वेल मेंटेन है। मैं हम दिखाएंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। और एक ये बस और देख सकते हैं जिसमें आप जल्दी से सर आप अंदर जाकर के थोड़ा दिखा दें एक बार। सर मैंने आपसे बात की कि किसी भी संस्था की जो सबसे मजबूत कड़ी होती है उसका रिजल्ट या फिर उसकी टीम होती है, तो आप रिजल्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसी सत्र की हम बात करें तो बोर्ड रिजल्ट हमारे कैसे रहे हैं और अपनी जो टीम है यहाँ की जो फैकल्टी टीम उसके बारे में थोड़ा बताएं। रिजल्ट्स तो बनते हैं, एक बेहतर टीम यदि आपके साथ है तो रिजल्ट जो पहले थे उससे भी बेहतर बन जाते हैं। टीम तो बेहद मजबूत है हमारे पास, और आज से नहीं 15 साल से तो राजेश जी हमारे पूरे, अब आप देखो छुट्टी के बाद भी पूरा व्हीकल इनके कंट्रोल में है, एक बच्चा इनके कंट्रोल में है, और आरबीएससी को भी संभालते हैं। और यहाँ आकर भी इन्होंने पूरा मतलब हर, क्योंकि 15 साल से एक बच्चे पे इनकी नजर है बिल्कुल, और पूरी टीम इन्होंने संभाल रखी है। तो एक बेहतर टीम है तो ही आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। बिल्कुल। तो ये रिजल्ट जो आ रहे हैं वो बेहतर टीम की वजह से और अच्छी फैकल्टी है और बच्चों की मेहनत से आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि सर मैं बात करूँ 4-5 साल से मैं भी संस्था विजिट कर रहा हूँ तो लगभग जो 50% से जो क्या मतलब 80% के आसपास की जो फैकल्टी है वो हमारी सेम एज इट इज है। तो ये भी किसी संस्था के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपके जो साथी हैं वो बड़े लंबे समय से टीचर्स होते हैं वो काम करते हैं, उसी से रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। और हम रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो अगर आप अलवर या खैरतल तिजारा जिले में 90% से अधिक देखेंगे तो आप पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो शायद आपको सबसे अधिक ईपी के विद्यार्थी नजर आएंगे। सबसे ज्यादा बिल्कुल, 150 से 200 बच्चे 90 से ऊपर % लेके बोर्ड में आते हैं हर वर्ष, हर साल। ये बहुत बड़ी एक अमाउंट है हमारी, और आईटी नीट के लिए तो आप बिल्कुल आप जानते ही हैं। शुरू में हमने आपको दिखाया था ऑडियंस के माध्यम से आईटी नीट के भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं। और अब आप छुट्टी हो चुकी है और अभी बसें आने स्टार्ट हो जाएंगी। मैं हमारे राजेश सर को कहूँगा कि बसों को एक बार आप परमिशन दें कि वो यहाँ से गुजरें। तो ये आप देख सकते हैं छुट्टी में बसें हैं जो एक प्रॉपर वेल आप तरीके से अपने अपने रूट के ऊपर प्रस्थान के लिए बच्चों को ड्रॉप करने के लिए जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि बसों की जो संख्या है वो शायद खैरतल जिले में, आसपास के जिले में बहुत बड़ी है। प्रत्येक जो 25-30 किलोमीटर का आसपास का जो ऐसा कोई गांव शहर ढाणी नहीं होगा जहां से ईपी में विद्यार्थी नहीं पढ़ते हो। हाँ, अपने 10 किलोमीटर के रेडियस में तो लगभग हर गांव में है जी। और उसके बाद भी लगभग ही हमने हर गांव टच कर रखा है। बिल्कुल। तो अभी हमने आपको पूरा स्कूल का वर्चुअल टूर के माध्यम से पूरा स्कूल दिखाने की कोशिश की और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। लेकिन मेरा एक अंतिम सवाल है वो सर से रह गया
कि सर जो पेरेंट्स अभी भी एडमिशन करवाने के बारे में संकोच कर रहे हैं, फिर वो अभी भी सोच रहे हैं कि हम हमारे नूनिहाल का ऑडिशन कहाँ करवाएं, तो आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअल में हमारा खैरतल थोड़ा सा ग्रामीण एरिया ज़्यादा है और अभी एडमिशन काफ़ी बचे हुए हैं और डेली 10-15 एडमिशन अभी कंटिन्यू हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अभी एडमिशन बहुत है। तो जो भी पेरेंट्स इस वीडियो के मार्फत ये देखना चाह रहे हैं तो वो अब देर ना करें और जितना जल्दी हो डिसीजन ले, क्योंकि सेशन नया जल्दी शुरू हो गया है। तो किसी भी वजह से कोई रह गया है गार्जियन बच्चे का एडमिशन कराने में तो तुरंत ही एडमिशन ले, क्योंकि ये अब तक आप 5 मिनट 7 मिनट का जो भी आपने वीडियो देखा है इसमें इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि खैरतल जिले में सबसे बेहतरीन आपको पूरी बिल्डिंग मिलेगी, सबसे बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और शानदार बच्चों की परवरिश मिलेगी। चाहे वो आप पढ़ाई हो या संस्कार हो, सबसे अच्छा आपको यूपी में मिलेगा। बस थोड़ा सा मैं भी परेशान हो जाता हूँ जब कभी कुछ बच्चे कुछ गार्जियन इस तरह से हों, तो उनको हम हाथ जोड़ के ही मना कर देते हैं कि भैया आप कहीं भी पढ़ाएं, क्योंकि हमें केवल पढ़ाना है बच्चों को और उस पढ़ाने के वास्ते जो भी हमें हेल्प करनी है हम बच्चों की करते हैं। तो वही हेल्प हमें पेरेंट्स से चाहिए और वही बच्चों से चाहिए ताकि हम बच्चे को और डेवलप कर सकें। और इसी मैं गार्जियनों को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। कितने सालों के 15 साल के जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं वो आपके विश्वास के मार्फत आ रहे हैं, तो उस विश्वास की वजह से आज यूपी काफ़ी ऊंचाइयों पे पहुंच गया। बस ऐसा ही विश्वास बनाए रखें, बहुत बेहतर आगे भी रिजल्ट देंगे। थैंक यू।